संपूर्ण राजस्थान के लिए पूर्व में किसी एक नाम का प्रयोग नहीं होता था, अर्थात राजस्थान नाम से कोई एक इकाई का अस्तित्व नहीं था। इसके अलग अलग भागों के प्राचीन और मध्य युग में अलग अलग नाम थे। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिलों का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश कहलाता था। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण अपने को जांगलधर बादशाह कहते थे। प्राचीन काल में वर्तमान बीकानेर क्षेत्र को कुरु जांगला तथा जोधपुर क्षेत्र को माद्रेय जांगला कहा जाता था। जांगल देश के आसपास के क्षेत्र को सपादलक्स कहते थे, जिस पर चौहानों का अधिकार था तथा इनकी राजधानी शाकंभरी यानी सांबर थी और ये शाकंभरीश्वर कहलाते थे। जब इनकी राजधानी अजमेर हुई तब इनके राज्य में मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और दिल्ली के बहुत से भाग सम्मिलित थे। प्राचीन काल में उत्तरी भारत में कुरु, मत्स्य और शूरसेन बहुत विस्तृत राज्य थे। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश के, दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य देश के व पूर्वी भाग शूरसेन देश के अंतर्गत था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग भी शूरसेन देश के अंतर्गत था। शूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा, मत्स्य देश की राजधानी विराटनगर यानी बैराट और कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिवी था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। वर्तमान में मध्यमिका को नगरी कहते हैं। वहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा, जिससे उसे मेवाड़ अथवा मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता था, अथवा यहाँ के शासक निरंतर मलेच्छों से संघर्ष करते रहे, अतः इनको मेदपाट, मलेच्छों को मारने वाला कहा जाने लगा। वर्तमान में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा जिले का क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा का प्रदेश बागड़ कहलाता था। आज भी ये भाग उसी नाम से जाना जाता है। जोधपुर के राज्य को मरु और फिर मरुवार और मारवाड़ कहा जाने लगा। जोधपुर का दक्षिणी भाग डीडवाना से जालोर का क्षेत्र किसी समय गुर्जरात्रा कहलाता था। बाद में इस क्षेत्र को सारस्वत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। सिरोही की गणना अर्बुद यानी आबू देश में होती थी। जैसलमेर राज्य का प्राचीन नाम मांड था। कोटा और बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती कहलाने लगा। झालावाड़ राज्य तथा टोंक के छबड़ा, पीरवा तथा सिरोंज मालवा देश के अंतर्गत माने जाते थे। इसी प्रकार भौगोलिक विशेषताओं के कारण भी राजस्थान के कुछ भागों के नाम रखे गए थे। जैसे माही नदी के पास वाले प्रतापगढ़ के भूभाग को कांटल यानी किनारे का भाग कहा जाने लगा। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्राम समूह होने के कारण इस भाग को 56 नाम से पुकारने लगे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के भाग को मेवल और देवलिया और मेवल के निकटवर्ती देश को मुढोल या मंडल कहते थे। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के पठारी भाग, जरगा और रागा के पहाड़ी भाग हमेशा हरे भरे रहते थे, अतएव उसे देशहरु कहा जाता था। उदयपुर के आसपास पहाड़ियाँ होने के कारण उस प्रांत को गिरवा कहते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस भूभाग को हम आज राजस्थान कहते हैं वह किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। राजपूताना के प्रथम इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इसका नाम रजवाड़ा या रायथान दिया। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी आदित्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण बसंतगढ़ सिरोही की शिलालेख में उपलब्ध हुआ है। इसके बाद मोहनोत नैणसी की ख्यात और राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रांत के अर्थ में राजपूताना शब्द का सबसे पहला प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में किया। इसके बाद कर्नल जेम्स टोड ने सन 1829 में पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। 1791 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई के उद्देश्य से जयपुर नरेश को लिखे पत्र में राजधानियों में एकता की इच्छा प्रकट की। अतः इतना निश्चित है कि जेम्स टोड से पूर्व राजस्थान शब्द प्रचलित था। मुगल इतिहासकार राजपूत शब्द को बहुवचन में लिखने में राजपूता
शब्द का प्रयोग करते थे। संभवतः अंग्रेज़ों ने इसीलिए इस राज्य का नाम राजपूताना अर्थात राजपूतों का देश रख दिया। आगे चलकर इस राज्य के इस लौकिक नाम को बदलकर राजस्थान कर दिया। भौगोलिक स्थिति व जनजीवन पर प्रभाव। वर्तमान राजस्थान आकार में विषमकोणीय चतुर्भुज है, जिसमें उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी कोणों से बीकानेर, जैसलमेर तथा धौलपुर की सीमाएं मिलती हैं। इसके पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में पंजाब, उत्तर पूर्व और पूर्व में उत्तर प्रदेश और पूर्व में ग्वालियर और दक्षिण में मध्य प्रदेश और गुजरात है। यह राज्य 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1,32,147 वर्ग मील है। स्वतंत्रता से पूर्व राजपूताने के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश अजमेर के अतिरिक्त 19 देशी रियासतें थीं। भौतिक स्वरूप की दृष्टि से यह पूर्व में गंगा यमुना के मैदान, दक्षिण में मालवा के पठार, उत्तर एवं उत्तर पूर्व में सतलज तथा व्यास नदियों के मैदान द्वारा घिरा हुआ है। कर्क रेखा राजस्थान राज्य के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है। अतः जलवायु की दृष्टि से इसका अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। राज्य का पश्चिमी क्षेत्र शुष्क जलवायु का, मध्य पश्चिमी भाग एवं मध्य पूर्वी भाग अर्ध शुष्क जलवायु एवं पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग नम जलवायु का है। इस समय राजस्थान पहले के 19 राज्यों तथा अजमेर के विलीनीकरण की एक इकाई है, जिसमें 33 जिले हैं। राज्य की बनावट के आधार पर इसके स्पष्ट 5 प्राकृतिक भाग दिखाई देते हैं। पर्वतीय प्रदेश, पठारी भाग, मैदानी भाग, मरुस्थलीय भाग तथा नदियों का प्रसार। यदि इन प्राकृतिक भूभागों की जलवायु, वर्षा तथा वनस्पति और उपज के आधार पर अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव ऐतिहासिक घटनाओं और यहाँ के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर विशेष रूप से दिखाई देता है। यह तो ठीक ही है कि जितनी भी संस्कृतियाँ हैं उनमें भौगोलिक स्थिति का बड़ा हाथ है और राजस्थान के संबंध में ये सटीक है। पहला है पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान की पर्वत श्रेणियाँ इस राज्य को 2 प्राकृतिक भागों में बांटती हैं, जिनको पश्चिमी और पूर्वी विभाग कह सकते हैं। यह श्रेणियाँ अरावली पर्वतमाला के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसकी प्रमुख श्रेणी राजस्थान के ईशान कोण दक्षिण पश्चिम से प्रारंभ होकर नैऋत्य कोण उत्तर पूर्व तक चली गई है। ये पहाड़ श्रृंखलाबद्ध उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़ में चौड़े हो गए हैं और आबू में गुरु शिखर पर सबसे ऊंचे हैं। इसकी एक श्रेणी मंडलगढ़ से चलकर बूंदी, कोटा, झालावाड़ तक फैल गई है। जोधपुर में अरावली विलग पहाड़ियों के रूप में तथा जैसलमेर में ऊंचे टीलों के रूप में दिखाई देता है। ये पर्वतमालाएं और पहाड़ी घाटियां उन आदिम निवासियों के लिए सुरक्षा का साधन बन गई जिन्हें हम भील, मीणा, मेर आदि कहते हैं। इन भागों में रहते हुए इन जातियों ने अपने आप को बाहरी संपर्क से अलग रखा, जिससे वे एक लंबे समय तक अपनी संस्कृति को अपने ढंग से परिवर्तित करने में सफल हो सके। उनका जीवन पर्वतों तथा जंगलों में रहने के कारण एकांत प्रिय और उदात्त बन गया। उनके रक्षा के साधन और युद्ध के तरीके भी विलक्षण थे, जिनका उपयोग महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराजा चंद्रसेन, महाराजा राज सिंह तथा दुर्गादास राठौड़ ने इन जातियों के सहयोग से इस प्रकार किया कि आक्रांताओं को उन्हें परास्त करने में कदम कदम पर असफलताओं का सामना करना पड़ा। इन जातियों के सहवास से राजपूतों ने भी रहन सहन तथा युद्ध शैली के स्थानीय गुणों को इस तरह ग्रहण कर लिया कि वे उनके आचरण तथा व्यवहार के अंग बन गए।
वैसे तो ये पहाड़ी प्रदेश कुछ एक जंगली जातियों तथा नए राज्य संस्थापकों की बस्तियों के लिए कुछ सीमा तक उपयोगी हो सके, परंतु जहाँ तक व्यापार, वाणिज्य, खेती तथा उद्योग में लगी हुई जातियों का संबंध था, वे इस भाग में अधिक संख्या में नहीं बस सकी। ऐसी स्थिति में ये प्रदेश अधिक जनसंख्या के विचार से विशेष रूप से आबाद नहीं है। इनमें बस्तियाँ दूर दूर हैं या घनी नहीं हैं। इस संपूर्ण पर्वतमाला का राजस्थान के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अरावली की पश्चिमी और केंद्रीय मेखला इतनी घनी और दुर्गम है कि इस भाग से दूसरे भाग में आक्रमण होने की कम संभावना रहती है। जिस व्यक्ति के पास इस पर्वतमाला के संकरे भाग पर अधिकार रहा, वे अपने भूभाग शत्रुओं से सुरक्षित रख सके। मेवाड़ में होने वाले आक्रमण पश्चिम से न हो सके, क्योंकि अरावली की इधर वाली श्रेणियाँ ऊंची और सरलता से पार नहीं की जा सकती थी। इसी तरह हाड़ौती में फैली हुई अरावली की पहाड़ियाँ देश की रक्षा के लिए पर्याप्त थी। अबुल फजल ने इस भाग की पर्वत श्रेणियों को ऊंट गर्दन कहकर दुर्गम कहा है। मेवाड़, मारवाड़ तथा हाड़ौती के रणस्थलों में जब विदेशियों ने स्थानीय शक्तियों से टक्कर ली तो उन्हें विफलता का सामना करना पड़ा। स्थानीय शासक आक्रमणकारियों की सशक्त सेना का भी मुकाबला घाटियों, गिरी गह्वरों और पहाड़ी चोटियों की सहायता से कर गए थे। योधेय, मालव, शिवी आदि जातियाँ प्राचीन काल में तथा मेवाती, राठौड़, सिसोदिया और चौहान मध्य युग में अपने शत्रुओं को पहाड़ी स्थिति के कारण नीचा दिखा सके, जिसके लिए इतिहास के पृष्ठ साक्षी हैं। इस पहाड़ी प्रदेश का उपयोग धर्म स्थानों को प्रश्रय देने में लाभप्रद सिद्ध हुआ। विदेशी आक्रमणकारियों से अपने धर्म को बचाए रखने के लिए समृद्ध परिवारों ने अपनी निजी संपत्ति को अनुदान के रूप में देकर पर्वतीय प्रदेशों में मंदिरों व धर्म स्थानों का निर्माण करवाया। नागदा, एकलिंगजी, धुलेव, रणकपुर, सिहाड़, करेड़ा आदि धर्म स्थानों की स्थिति इस अवस्था का परिणाम है। परंतु इन पर्वतीय प्रदेशों को संपर्क की असुविधा तथा यातायात के अभाव के कारण कलात्मक प्रवृत्तियाँ तथा साहित्यिक उन्नति को पल्वित होने से लंबे समय तक वंचित होना पड़ा। आज भी इस भाग की गणना पिछड़े हुए प्रदेशों में की जाती है। दूसरा है पठारी भाग। राजस्थान का पठार चित्तौड़ से बेंगू, बिजोलिया, मांडलगढ़ तथा हाड़ौती के निकटवर्ती भूभाग में फैला हुआ है। अधिक ऊंचा न होने, एक स्थान से दूसरे स्थान में चौड़ा होने तथा उपजाऊ होने के कारण पठारी भाग का बड़ा महत्व है। इसकी केंद्रीय स्थिति ने इसके अंतर्गत बड़े नगरों की स्थापना, धर्म स्थानों के निर्माण और राजनीतिक प्रभुता को परिवर्धित करने में बड़ा योगदान दिया। चौहानों और उनके पीछे तुर्कों, मुगलों और अंग्रेजों को अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने में भी इनका बड़ा उपयोग रहा है। चंद्रवरदायी तथा सूर्यमल मिश्रण की उद्भूति ये संकेत देती है कि मानसिक विकास में भी पठारी भाग अपना स्वतंत्र स्थान रखता है। तीसरा है मैदान। प्राकृतिक विभागों में उपजाऊ मैदानों ने राजस्थान की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को एक नई देन दी। ये मैदान नदियों के तटीय भागों तथा पहाड़ों की चौड़ी घाटियों में मिलते हैं। मेवात का दक्षिणी भाग जयपुर, किशनगढ़ तथा अजमेर से मालवा की सीमा के भूभाग उपजाऊ मैदान हैं। इसी क्षेत्र में आबादी घनी है तथा यहाँ के निवासी बड़े पैमाने पर खेती, पशुपालन, व्यापार तथा विविध व्यवसाय में लगे रहते हैं। दुर्भाग्यवश युद्ध के अवसर पर इसी मैदानी भाग के लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और उन्हें जन तथा पशुधन की हानि उठानी पड़ी। चौथा है रेगिस्तान। राजस्थान का सबसे बड़ा भाग रेगिस्तान है, जो उत्तरी छोर से गुजरात की सीमा तक अरावली के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का अधिकांश भाग सम्मिलित है। प्राचीन जैन ग्रंथों और मुगल तवारीखों में इस रेतीले भाग का वर्णन मिलता है, जिसमें पानी और वनस्पति का अभाव प्रमुख है। इस कमी से यहाँ की आबादी नगण्य है। कई मीलों की यात्रा करने पर कहीं कहीं गांव और पानी की सुविधा मिलती है। पानी के जहाँ जहाँ स्थान मिलते हैं वहाँ थोड़ी आबादी दिखाई देती है और लोग पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। पानी के सूखने पर बस्तियां उजड़ जाती हैं और पानी की तलाश में यहाँ के लोगों को स्थान स्थान पर घूमना पड़ता है।
सैनिक सुरक्षा तथा राजनीतिक नियंत्रण के विचार से रेगिस्तान का अपना एक अलग स्थान है। पांचवा है नदियों की स्थिति। राजस्थान में नदियों के बहाव से उसके चारों ओर के ढलाव का अनुमान हो सकता है। उत्तर पश्चिम ढलाव की नदियों में सरस्वती और दृष्टवती प्रमुख हैं, जिनके आसपास प्राचीन भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। कालांतर में ये नदियाँ सूख गईं और अब यहाँ केवल बरसाती नदी के रूप में घग्गर बहती हुई दिखाई देती है। दक्षिणी पश्चिमी ढलाव की नदी में लूनी नदी प्रमुख है, जो इस भाग की अधिक उपज का साधन है। सबसे बड़ी नदी चंबल चर्मणवती है, जो मध्य भारत से निकलकर राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती हुई यमुना में जा मिलती है। इसकी सहायक नदियों में बनास, वर्णाशा, बेड़च, खारी आदि हैं। दक्षिण की नदियों में माही, सोम और जाखम हैं, जो बड़ी तेजी से पहाड़ी भाग से निकलकर बहती हैं। इन नदियों के आसपास प्राचीन काल में अनेक संस्कृतियों का विकास हुआ। आसपास के भाग उपजाऊ होने से इनके किनारे समृद्धि के अनेक केंद्र विकसित हुए। अनेक राज्यों की सीमा निर्धारण में इन नदियों का राजनीतिक महत्व भी रहा है। माही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर की तथा खारी नदी उदयपुर और अजमेर मेरवाड़ा की सीमा रेखा थी। जब प्रारंभ में राजस्थान में नई संस्कृतियों का विकास और संक्रमण हुआ तो नदियों के मार्गों से बड़ी सहायता मिली। आक्रमण के समय नदियों के किनारों ने आक्रांता सेनाओं को मार्गदर्शन देकर प्रस्थान में सुविधा पैदा की। मुगलों के आक्रमणों में बनास तथा चंबल के बहाव का बहुत बड़ा योगदान रहा। छठा प्रदेश है जलवायु और वनस्पति के आधार पर। राजस्थान के जनजीवन में जलवायु और वर्षा का अपना महत्व है। यहाँ की जलवायु विशेष रूप से शुष्क है और अधिकांश भागों में वर्षा का अभाव अधिक रहता है। उपज की कमी के कारण विदेशी आक्रांताओं को यहाँ अपना अधिकार स्थापित करने में कोई विशेष उत्साह नहीं रहा। मारवाड़ की विजय के उपरांत शेर शाह का उत्साह कम हो गया था और उसके बाद उसने अपनी नीति को नया मोड़ दे दिया। यहाँ की गर्म हवाएं और आंधियाँ, जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में बड़ी तेज़ी से चलती रहती हैं, सुखकर नहीं होती हैं। जलवायु की विषमता के कारण ही बाबर ने खानवा युद्ध के बाद राजस्थान के भीतरी भाग की ओर बढ़ने में उपेक्षा प्रदर्शित की थी। राजस्थान के इस सूखे भाग के साथ ही चित्तौड़, कोटा तथा बांसवाड़ा वर्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की भूमि घने जंगलों से ढकी रहती है। इन भागों की वनस्पति कई स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देती है और समृद्धि का बहुत बड़ा कारण बनती है। इन्हीं भागों में जंगली पशु भी बहुत पाए जाते हैं। जहांगीर ने इन भागों के जंगलों को आखेट के लिए बड़ा उपयोगी बताया था। राजस्थान की प्राकृतिक स्थिति में विविधता होते हुए भी एक सूत्रता दिखाई देती है। पर्वत श्रेणियों का सिलसिला, नदियों का बहाव तथा मरुस्थल का फैलाव इसके एक कोने से दूसरे कोने तक प्रसारित होने में समूचे प्रदेश को एक सूत्र में बांधता है। प्राचीन काल के राष्ट्रीय संगठन के तत्व तथा मध्यकालीन युग का स्वतंत्रता प्रेम राजस्थान के जनजीवन के मुख्य अंग इसलिए बन पाए कि यहाँ भाषा, धर्म और आचार विचार के बंधन दृढ़ रहे और लोगों को संकीर्ण दृष्टि से ऊपर उठाने में सफल रहे। भौगोलिक और राजनीतिक संबंध में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भौगोलिक स्थिति राजनीतिक सीमाओं के निर्माण में बड़ी सहायक रही है। यहाँ के भौगोलिक वातावरण ने हर युग में कला, धर्म, शिक्षा, शासन और अन्य सांस्कृतिक पहलुओं को प्रभावित किया है। यदि राजस्थान में घुमक्कड़ जातियाँ हैं या ऐसी पेशेवर कौमें हैं जो खेती या वाणिज्य में लगी हुई हैं, तो इसके लिए उनके आसपास का वातावरण जिम्मेदार है। स्थानीय वनस्पति और भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही लोगों का खाना पीना, रहना आदि प्रभावित हुआ है। दक्षिणी राजस्थान और दारिद्र्य का मेल है। साथ ही वस्तुओं की उपलब्धि के अभाव के कारण यहाँ के निवासियों में परिश्रम और शौर्य का गुण दिखाई देता है। उत्तर पूर्व के भाग की समृद्धि ने वहाँ के निवासियों की एक निश्चितता और सुख से जीवन बिताने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। मेवाड़ के शासक और उनकी प्रजा ने अपनी आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होते हुए भी सदियों तक मुगलों से टक्कर ली, जबकि जयपुर आदि राज्यों ने परिस्थितियों के अनुसार अपना भविष्य निर्धारित कर लिया। अतः ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के जनजीवन को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया है। इस वीडियो में बस इतना ही।
इसके अगले भाग में हम जानेंगे राजस्थान के विविध अंचल ऐतिहासिक संदर्भ में।